देश जब आजाद हुआ था 15 अगस्त 1947 को, उस आजादी से पूर्व की यदि स्थिति हम लोग देखें तो पूर्व की स्थिति ऐसी थी कि जो व्यक्ति जिस कार्य को कर रहा था वो व्यक्तिगत कार्य नहीं करता था। वो जब उससे पूछा जाता था तुम चरखा चलाते हो, किसके लिए चलाते हो? देश के लिए चलाते हो। तो ये तो उसका उत्तर होता। खेती करते हो, किसके लिए कर रहे हो? देश के लिए करना। हर कार्य जितना भी होता था सब देश के लिए होता था। उस समय की जो भी स्वाभाविक विचारधारा थी प्रत्येक व्यक्ति की, वो देश के प्रति समर्पित थी, देश के लिए थी। उस समय का एक बहुत अच्छे को शायर, उसकी दो पंक्ति है। ये हवा, उस समय की जो लोगों की विचारधारा थी, देश के प्रति समर्पण का भाव था। ये हवा कहां चली लेकर साथ इन अंगारों को। कृपया बच्चे बहुत शांत रहे, बच्चे सब शांत रहे। ये हवा कहां चली लेकर साथ इन अंगारों को, मेरा देश बच रहा हो तो मेरी झोपड़ी जला देना। ये उस समय का भाव था। स्थिति परिवर्तित होती चली गई और उस स्थिति परिवर्तित स्थिति में जिस समय साधन और संसाधन विहीन होता था देश, आज बहु संसाधन और बहुमुखी बहु चहुमुखी स्थिति की तरफ हम अग्रसर होते चले जा रहे हैं। तो इस चहुमुखिता के साथ अगर जो हम बीते परिवेश में, चूंकि मैक्सिमम स्थिति, अधिकांश स्थिति बच्चों के अंदर वो भावनाओं में, वो स्वभाव में समाहित होना चाहिए। इनको निश्चित रूप से अवगत होना चाहिए कि जिस हम गणतंत्र दिवस की इस पावन बेला को, इस पावन पर्व को मना रहे हैं, इसका कारण क्या है, इसका उद्देश्य क्या है, क्या विषय है। इस पर्व को मनाने के लिए हिंदुस्तान के भिन्न भिन्न प्रांतों के भिन्न भिन्न जनपदों के भिन्न भिन्न स्थानों के भिन्न भिन्न गांव के गली कूचों के जो भी क्रांतिकारियों के रूप में प्रतिभाएं यहां पर पैदा हुई, जिन्होंने जन्म लिया, ये कल्पना कर सकते हो कि एक युवावस्था, उस समय जिस समय जवान अवस्था थी उसकी, और उसने हंसते हंसते फांसियों के फंदों को अपने गले में धारण कर दिया। ऐसी अनेक माताएं ऐसी होंगी जिनकी कोखें उजड़ गई, कोखें सूनी हो गई। ऐसी अनेक बहनें होंगी जिनके हाथों की कलाई सूनी रह गई, केवल इसी दिन को मनाने के लिए। ऐसी कितनी पत्नियां होंगी जिनका समागम अधूरा रहेगा, संबंध अधूरा रहेगा, बीच रास्ते से जिसका पतन का मार्ग शुरू हो गया। लेकिन उन्होंने हंसते हंसते फांसियों को झूला, हंसते हंसते अपने आप को खत्म कर लिया। किसके लिए खत्म किया? केवल और केवल देश के लिए। और इस दिन के लिए, जिस दिन को आज हम लोग मना रहे हैं, 15 अगस्त के रूप में मनाए, चाहे 26 जनवरी के रूप में, देश आजाद हो गया था 15 अगस्त 1947 को। 2 वर्ष 11 माह 18 दिन लगातार इस दिन को मनाने के लिए तैयारियां की, एक विधान से संवैधानिक रूप प्रक्रिया तैयार करने के लिए, विधान से चलाने के लिए। तो देशवासियों को मेरा विनम्र अनुग्रह केवल इतना ही है, जो भी लोग सब सुन रहे हैं, कि जो बच्चे हैं उनमें नैतिक शिक्षा जब तक पल्लवित पोषित रही होगी विद्यालयों में, आज वर्तमान की स्थिति हम लोग इतना अधिक आगे बढ़ने के देख रहे हैं, हम आगे बढ़ते हुए चले जा रहे हैं कि हम पाश्चात्य संस्कृति को अपनाना इतना धारण कर चुके हैं कि हमें शर्म आती है आजकल वर्तमान स्थिति। कारण क्या है इसके पीछे? इसके पीछे कारण हमारे विद्यालयों में से जो नैतिक शिक्षा का पतन होता चला जा रहा है, उसका वही मूल कारण है।
विषय ये नहीं है कि देश गुलाम कैसे रहा, विषय ये है देश आजाद कैसे हुआ। हम लोग अतीत के झरोखे से झांकते हुए जो वर्तमान की गणिकाओं को देखते हैं तो मैं हैरत की स्थिति वर्तमान जो पाश्चात्य संस्कृतियों का समावेश होता चला जा रहा है वो हमको बहुत अधिक संसित स्थिति की तरफ ले जाता है, महसूस स्थिति की तरफ ले जाती है। हम यहाँ चूंकि बच्चों का लगभग कार्यक्रम है होगा, लेकिन इन बच्चों के कार्यक्रम के सापेक्ष जो यहाँ दिव्य आत्माएं उपस्थित हैं, प्रभु की पवित्र आत्माएं उपस्थित हैं, मैं जिला विधिक सेवा प्राधिकरण है जो हमारे जनपद बुलंदशहर में, उसका रिसोर्स पर्सन भी हूँ, मैं उसके भी अधिवक्ता हूँ। और हम लगातार ऑनरेबल जज साहब, एक अतिरिक्त जिला जज साहब जो उसके सचिव हैं और एक ऑनरेबल जिला एवं सत्र न्यायाधीश जो उसके अध्यक्ष हैं, पूरे जनपद में ऐसे ऐसे स्थानों पर भी हम लोग जाकर के लगभग सैटरडे को शनिवार को कैंपिंग कर रहे हैं, कैंप लगा रहे हैं जिला विधिक सेवा प्राधिकरण में ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट के आदेश के अनुपालन में, कि जहां कल्पना मात्र नहीं की जा सकती कि यहां भी कैंपिंग की स्थिति हो सकती है। जो कूल्हा पिन्नी बेचने वाली बस्ती, पीने वाली जो भी बस्तियां हैं, जो लोग रह रहे हैं कूल्हा पीने वाले, हम उनके यहाँ भी जाकर के उनको भी जागरूक करने के लिए पूरा संकल्पित है। काफी सारे कैंपिंग ऑनरेबल जज साहब यहाँ बैठे हैं, अतिरिक्त जिला जज साहब, विद्यालयों में हम कैंप लगा रहे हैं, तहसील सभागारों में लगा रहे हैं, ब्लॉकों में लगा रहे हैं, गांव में गली कूचों में लगातार लगा रहे हैं। केवल और केवल उन कैंपों के माध्यम से जागरूकता केवल इतनी देनी है समाज को कि जो संविधान यहाँ पर लागू हुआ है, उन संविधान के अनुपालन में जो भी संविधान में जो भी हम लोगों को अधिकार सृजित किए हुए हैं, उन अधिकारों को हम केवल ज्ञानाभाव में, क्योंकि हमें ज्ञान का अभाव हो जाता है, उनका अधिकारों का मालूम नहीं है, केवल उस ज्ञानाभाव में उसका अनुपालन, उसका क्रियान्वयन, उसका पारायण नहीं कर पाते हैं। सैकड़ों ऐसी योजनाएं हैं उत्तर प्रदेश सरकार की, चाहे भारत सरकार की, कि जिन ज्ञानाभाव में हम लोग उनका ग्रहण नहीं कर पाते। तो हम भिन्न भिन्न जगह जाकर के उन योजनाओं के विषय में और उन ऐसी व्यवस्थाओं के विषय में जो हम ज्ञान न्याय हम जो पाना है हमको, तो हम न्याय आर्थिक रूप से कमजोर स्थिति में भी यदि हम पे कोई पैसा नहीं है तो 100% हम निःशुल्क अधिवक्ता प्राप्त करके भी हम न्याय ले सकते हैं, न्याय हासिल कर सकते हैं। उनके विषय में हम लगातार पता के ढूंढते हैं, इधर उधर जाते हैं। तो मेरा जो यहाँ विद्यालय परिसर में मेरे अध्यापिकाएं हैं, मेरी बहनों के रूप में यहाँ पर शिक्षा दे रही हैं, इनको छोटे छोटे जो पल्लवित पोषित बच्चे हैं, ये जो यहाँ पर उपस्थित रहते हैं, क्योंकि इनको पल्लवित पोषित यही हमको ही करना है। विद्यालय परिसर को प्रांगण में जो भी यहाँ पे शिक्षिकाएं हैं, गुरु के रूप में जो कार्य कर रही है, उन्हीं को करना है और इनमें वो नैतिक शिक्षा और स्वाभाविक गुण पैदा करने हैं जो वास्तविक रूप से देश की क्रांति को, देश में एक नवीन जागृति को, उत्थान को जो पोषित करेंगे, तो वो जागृति यहाँ पैदा करनी है। यहाँ कार्यक्रम में जो उपस्थित जो भी जन हैं, मैं उन्हें हृदय से उनका आभार व्यक्त करता हूं और इस आभारिता के साथ साथ अभी जो यहाँ संचालन कर रहे हैं, उन संचालक महोदय ने एक कार्यक्रम के मध्य में, कार्यक्रम की समाप्ति पे माँ के विषय में माँ से कुछ पूछना चाहा। उसमें एक बच्ची से भी पूछा, माँ के ऊपर कुछ बोल सकते हो क्या? ये तो बच्चा है, यहाँ जो बिरला होगा माँ पे तो वो भी नहीं बोल सकता। माँ इतना विस्तारित रूप है, इतना बड़ा रूप है, माँ पे नहीं बोला जा सकता। माँ पे तो केवल कल्पना की जा सकती है, हम बोल नहीं सकते माँ पे। हमारी औकात क्या है जो हम माँ पे बोल रहे हैं?
अगर आप की सबकी इजाजत हो तो मैं माँ पे एक छोटी सी कहानी सुना दूं आपको, अगर जो आपकी इजाजत हो। कृपया इनको सबको शांत कर लें, बहुत अच्छी माँ की कभी बात है। बच्चों शांत हो जाओ। अरे माता की हाँ साइलेंट। एक आध नारा लगा दिया शांत हो जाते हैं। जी जी मैं कर दूंगा इसका। जी। सौभाग्य से मैं पीएचडी कर रहा था, डॉक्टरेट कर रहा था इलाहाबाद विश्वविद्यालय से। तो मेरे गुरुदेव थे, जो गुरुजी थे, जो मेरे गाइडर थे, कुमार अभय, उन्होंने जो वास्तविक घटना बताई, मैं उसे कहानी के रूप में प्रस्तुत कर रहा हूं। ये वास्तविक घटना है, 100% वास्तविक है। दिल्ली में एक बनिया परिवार रहता था। उस बनिया परिवार में 2 बच्चे थे, एक बेटा और एक बेटी। नहीं होगा बच्चे को, चुप जाओ भाई। तो उस बनिया परिवार में जो 2 बेटा, एक बेटा और एक बेटी थे, परिवार बहुत अच्छा फल फूल रहा था, चल रहा था। अचानक जो सेठ जी थे वो खत्म हो गए। जब किसी भी परिवार से मुखिया का साया, यदि पिता का साया चला जाए, तो आर्थिक स्थिति कितनी सुदृढ़ हो सकती है, ये कल्पना की जा सकती है। इसकी आर्थिक स्थिति कमजोर हुई। परिवार के जो अन्य चाचा ताऊ इत्यादि थे, उन्होंने सबने हाथ उठा लिए और वो उस मां अपने दोनों बच्चों को लेकर के किसी भिन्न जगह चली गई, स्थापित हो गई। और उसने उस भिन्न जगह जाकर के चौका बर्तन जो भी किया जाता था घरों में जाकर के वो किया और उन दोनों बच्चों को पल्लवित पोषित करने लगी। बच्चे बड़े हुए, शिक्षा के प्रति उस मां के अंदर भाव जागृत था। उसने पूरा शिक्षित कराने के लिए पूरा मेहनत किया। बेटी की शादी हो गई और जो बेटा था उसने फ्री ऑफ कॉस्ट एमबीबीएस क्रॉस किया, सीपीएमटी इत्यादि की जो परीक्षा होती है वो क्रॉस किया और उसे निःशुल्क एमबीबीएस में एडमिशन हुआ उसका। और उसने एमबीबीएस जब कर लिया, डॉक्टर बन गया वो, तो स्थिति अब परिवर्तन लेती है, परिवर्तित होती है। तो जब डॉक्टर बेटा था, उसके जो रिश्ते आने शुरू हुए वो बड़े बड़े घरानों से रिश्ते शुरू हुए। तो एक आईएएस थे, कलेक्टर थे, उनकी बेटी का रिश्ता आया। उन्होंने अपना बेटी का रिश्ता के लिए लेके गए उनके पास में। क्योंकि उस मां ने तमाम जिंदगी ताउम्र गरीबी का दंश झेला था और मेहनत की थी और उसी में पल्लवित और पोषित किया था अपने उसको संस्कार के साथ में, पुत्र को, बेटा को। और वो एक राजघराने टाइप की स्थिति में पैदा हुई बेटी, तो समावेशन स्वाभाविक रूप से नहीं था, लेकिन रिश्ता हो जाता। जब रिश्ता हो गया तो 6 माह उस बेटी को, जो कलेक्टर साहब की बेटी पत्नी के रूप में वहां थी, उसको 6 माह काटना भारी हो गया। उसके उदर में डॉक्टर का बच्चा पल्लवित होने लगा। तो उसने डॉक्टर से कहा, डॉक्टर, ये जो तेरी मां है इसे खांसी बहुत अधिक है, मेरे उदर में तेरा जो अंश पल रहा है, कहीं इसे स्वाभाविक रूप से, नेचुरली रूप से, कहीं ये बीमारी पैदा ना हो जाए जो तेरी मां को है। बोले फिर? बोले ऐसा कर, मां को तू कहीं वृद्धाश्रम में छोड़ दे। अपनी मां को तू कोई वृद्धाश्रम में छोड़ दे। उसकी मां, उसकी आंखों में आंसू आ गए। उसने की
जिस माँ ने चौका बर्तन कर करके मुझे पढ़ाया है, मुझे पल्लवित और पोषित किया है, मुझे इस योग्य बनाया है कि मैं आज तेरे से शादी किया मैंने, इस माँ से मैं किस मुंह से कहूं तू वृद्धाश्रम में चली जा। उसने कहा डॉक्टर अगर जो तू ये नहीं चाहता है कि तेरी माँ वृद्धाश्रम में जाए तो मुझसे तलाक ले ले, मैं जा रही हूं। ये अधिकांश घरों में चल रही है घटनाएं वर्तमान में, जो उजागर हो गई है तो उसे मैं बता रहा हूं। उसने कहा तू तलाक ले या अपनी मां को रख, दोनों में से एक को चयन कर लेते, एक रात का विषम परिस्थिति में फंस गया। मां से जाकर के उसने कहा मां, जिस समय तेरी युवावस्था थी उस समय पिताजी का देहांत हो गया, सारी जिंदगी तेने मेहनत मजदूरी करके हमको पढ़ाया लिखाया, तू भगवान का भजन नहीं कर सकता। अब मेरा हाथ जोड़ के विनम्र अनुग्रह है, तू इस जन्म में तो पूरा संकट में रही, लेकिन तू अगले जन्म को ठीक कर ले, तू अब भगवान का कहीं भजन कर। मैं तुझे ऐसा करूं कि तुझे कहीं वृद्धा आश्रम में कोई अच्छे से कमरे में, वहां पूरा खर्चे के साथ में आपको भेज दूंगा तुझे, तो तू अपना जन्म अगला सुधार। मां समझ गई। उसने कहा बेटा मैं बहुत दिन पहले तुझसे पास से दूर जाना चाहती थी इस कार्य करने के लिए, लेकिन मैं तुझसे हिम्मत नहीं होती थी, कहीं तुझे दुख ना हो जाए। कोई बात नहीं, तू मुझे वृद्धाश्रम छोड़ दे। जो ब्रज घाट में वृद्धाश्रम है गणेश मंदिर के बराबर में, वो डॉक्टर साहब अपनी मां को वहां छोड़ गए और 500 रुपए महीने लगातार उस वृद्धाश्रम का जो संचालक थे उनको खाते में लगातार मनी ऑर्डर के रूप में भेजते रहे। 500 रुपए का महीना का मनी ऑर्डर आता था, उसके संचालक उस बूढ़ी मां को दे देते थे, तुम्हारे बेटे का एक खर्चा आया। और 2.5 वर्ष तक लगातार वो डॉक्टर देखने के लिए नहीं आया अपनी मां को, लेकिन उसका लगातार 500 रुपए महीने का जो मनी ऑर्डर था वो बराबर आता रहा। 2.5 वर्ष बाद उस डॉक्टर के पास टेलीफोन जाता है, उसका जो वृद्धाश्रम का संचालक कर रहे थे, उन्होंने डॉक्टर तेरी मां की तबीयत बहुत खराब है और आज उसने मुझसे कहा है कि हो सके तो मेरे बेटे को आज बुलवा दो, मैं उसे आज अंतिम बार अपनी आंखों से देखना चाहती हूं। डॉक्टर ने कहा मां से कहो अभी जो हॉस्पिटल है उसमें बहुत अधिक भीड़ है और मैं कोशिश करूंगा कि मैं शाम को आऊं। सुबह गई, दोपहर गया, शाम गई और रात को 8 बजे डॉक्टर साहब उस वृद्धाश्रम में जिस मां को अपनी को छोड़ के गए थे वहां पहुंचते हैं। रास्ते में गेट पे खड़ी हुई बहन रो रही थी। बहन से पूछा बहन मां कहां? उसने कहा निर्लज्ज,